Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial series. In this series, I explain two important editorials from both The Hindu and Indian Express in crisp and concise manner. साथ में उनके साथ कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इन क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। चलो, तो फर्स्ट एडिटोरियल इज इंडिया राइजिंग पावर डिमांड एंड द हाइड्रोजन फैक्टर। ठीक है, इसको लिखा किसने है? इट इज बीइंग रिटन बाय मिस्टर R B ग्रोवर। ठीक है, कौन है ये? मेंबर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड वाइस चांसलर ऑफ होमी भाभा इंस्टीट्यूट। ओके, अब सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देती हूँ इस एडिटोरियल में क्या बात हुई है। सो इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि इंडिया एक राइजिंग पावर है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स बढ़ रही हैं। एट द सेम टाइम हमको नेट जीरो भी बनना है 2070 में। सो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा? इसके क्या चैलेंजेस हैं एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? Now, what is the additional dimension that I have added from my side in this editorial is कि मैंने आपको बताया है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। देन आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। मैंने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड डेटा, जो कि मैं बार बार आपको, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रेप आईएएस में मेंटोरशिप में है, उनको बार बार मैं आंसर्स में हाईलाइट करती रहती हूँ दैट यू नीड टू सब्सटैंशिएट द पॉइंट्स विद डेटा एंड एग्जांपल्स, है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं और आज का ये एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं और क्या क्या चीजें मैंने भी आपको बताई हैं विद वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, है ना। तो सबसे पहले विद राइजिंग पावर डिमांड एंड द परस्यूट, जो मैंने and the pursuit of a net zero economy, discuss the role of renewable energy, nuclear power and hydrogen in India's energy future, evaluate the benefits, challenges and the way forward। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया है और यही सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। नाउ, सबसे पहले इंडिया विटनेसिंग स्टीप राइज इन एनर्जी डिमांड ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें नेट जीरो भी एमिशंस चाहिए बाय 2070, है ना, क्योंकि हम हमारे एनवायरनमेंट की तरफ भी गोल्स हैं कुछ एट COP 26 ग्लासगो में, जो कि हमने बोला। तो ये डिमांड करता है कि हमें एक फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग करनी है ऑफ द एनर्जी मिक्स, शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन बेस्ड सोल्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4.7% एनुअली टिल 2047, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आपको अर्बनाइजेशन करना है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हमारी एनर्जी डिमांड 4.7% एनुअली बढ़ने वाली है बाय 2047। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें अपने एमिशंस कम करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने प्लेज किया है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% और नेट जीरो एमिशंस 2070 तक हमको पहुंचना है। ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी की नीड क्यों है? सो दैट इज, इसको आप बेनिफिट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स ये सब मेजर एमिटर्स है कार्बन डाइऑक्साइड के और अदर पॉल्यूटेंट्स के। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हमको देती है, बट सफर्स फ्रॉम इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी क्या होता है? सोलर एनर्जी कब जनरेट करोगे? जब धूप निकलेगी। विंड एनर्जी कब जनरेट करोगे? जब हवा तेज चलेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन एनवायरमेंटल और नेचुरल फैक्टर्स, दैट इज इंटरमिटेंसी, है ना। फिर हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर क्यों एसेंशियल है? इंडस्ट्रियल हीट, मॉलिक्यूल्स, रिलायबल, डिस्पैचेबल। तो न्यूक्लियर और हाइड्रोजन में ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको उनमें इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी अपने हिसाब से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। ना, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या क्या रोल है? बेस लोड पावर देती है, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। इंडिया टारगेट्स 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। इसकी पीडीएफ, इसमें एक इंटरप्शन करना चाहूंगी मैं, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप। अनदर थिंग दैट इज देयर इज कि इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एनपीसीआईएल जो हमारा है उसके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि कमीशन सेवरल 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। बेसिकली ये सब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए ही किया जाता है। ये कहाँ पर किया गया है? काकड़ापार, राजस्थान, हरियाणा एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लीट मोड कंस्ट्रक्शन 26 ऐसे रिएक्टर्स का हमने कंस्ट्रक्शन अनाउंस कर दिया है। 220 मेगावाट भारत स्मॉल रिएक्टर्स,
पीएसयूज जैसे कि इंडियन रेलवेज ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अब सोलर एनर्जी, तो इंडिया जो है ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है। इट इज क्रूशियल फॉर डे टाइम एनर्जी नीड्स बट इंटरमिटेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटरमिटेंट क्या होता है। 2024 तक अभी तक हमने 80 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी वी हैव इंस्टॉल्ड, ठीक है। गवर्नमेंट का एम है 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2030। नाउ हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर एनर्जी देती है हमारे स्टील फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए। इट रिप्लेसेस कोल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो अगेन एक ग्रीनर सोर्स है, क्लीनर सोर्स है, ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है। नाउ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 5 metric million tons of green hydrogen production annually by 2030, 125 gigawatt of associated renewable capacity। इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है साथ में, जो ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइजर्स, वो सरप्लस रिन्यूएबल न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, जो कि रिड्यूस करेगा नीड फॉर बैटरी स्टोरेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब इन सबके बेनिफिट्स क्या क्या है? ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइजर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल बेस लोड न्यूक्लियर प्लांट्स, सो दैट इज ये बेस लोड न्यूक्लियर प्लांट्स। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? देखो एक तरीका होता है जहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, अगर आप उन्हें फुल कैपेसिटी पे चलाओ, पार्शियल कैपेसिटी पे चलाओ, उतना ही खर्च आएगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल बेस लोड न्यूक्लियर प्लांट्स है, तो अगर आप फुल कैपेसिटी पे चला रहे हो ज्यादा पैसे लगेंगे, पार्शियल कैपेसिटी पे चला रहे हो तो कम पैसे लगेंगे, ओके। सो दैट इज देयर, है ना। उसके बाद हेल्थ अवॉइड, ठीक है। तो ये अगर बेस लोड न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं है हमारे पास, तो वो कॉस्ट इनएफिशिएंट हो जाता है ना। फिर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है वो लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल है एक्सेट्रा, और एनवायरमेंट के लिए तो ये काफी हेल्पफुल है। हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल्स एंड न्यूक्लियर हैज कंपेरेबल लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 1 to 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी हाइड्रोजन, ठीक है। तो काफी कम इसका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है। देन चैलेंजेस क्या क्या है? इंटरमिटेंसी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। देन हाई कैपिटल कॉस्ट है, ये आप डेटा वगैरह पढ़ सकते हो कि न्यूक्लियर के लिए कितना है, $6,000 पर किलोवाट, वहीं सोलर के लिए हमें बस 1,000, तो कॉस्ट एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो कुंदन कुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है फेस्ड ओवर अ डिकेड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कमिशनिंग डिलेज ड्यू टू सेफ्टी रिव्यूज एंड फाइनेंसिंग हर्डल्स। फिर फ्लेक्सिंग न्यूक्लियर प्लांट्स इज कॉस्ट इनइफेक्टिव। न्यूक्लियर प्लांट्स आर डिजाइन फॉर स्टेडी बेस लोड जनरेशन, नॉट फ्रीक्वेंट पावर आउटपुट वेरिएशन। तो वही मैंने बताया कि अगर हम वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं बना पाते जो कि पार्शियल कैपेसिटी पे कम खर्च पे चले, तो फिर वो यूजफुल नहीं हो पाता है, ओके। सो दैट इज देयर। इसमें हम फ्रांस का एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं। फिर लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, इतनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की भी एक कॉस्ट होती है, ओके। बैटरीज एंड अदर स्टोरेज ऑप्शन नीडेड बैलेंसिंग आर इन एक्सपेंसिव और नेसेंट है, अभी ज्यादा इनोवेशन नहीं हुआ इसमें। पंप्ड हाइड्रो एक ऑप्शन हो सकता है, बट वो हर जगह पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह वैसी ज्योग्राफी नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है? एनर्जी सिस्टम को इंटीग्रेट करो, सिनर्जाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन विद बैटरी स्टोरेज, न्यूक्लियर एक्सपेंशन को और फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि भाई बैटरी स्टोरेज कैसे आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिर इंसेंटिव्स दे सकते हैं आप इसके लिए। ग्रीन एनर्जी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए? सो वी हैव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फास्टर अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, nuclear expansion plan, international initiatives like we have the International Solar Alliance, global hydrogen partnerships हैं जापान, यूएसए, जर्मनी, मिशन इनोवेशन 2.0 एंड कॉप 28 डिक्लेरेशन दुबई, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। ये एक माइंड मैप है जो कि आप देख सकते हैं टू रिवाइज दिस टॉपिक इन अ क्विक एंड फास्ट मैनर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज अबाउट दी। अब ये मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज भी दे दिया, मे बी अगर आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पर अपने भी कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी कुछ भी याद करो पढ़ो, एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख कर देख लो, तो आपके माइंड में रिटेन रहता है वो, है ना। चलो नेक्स्ट इज द अप्रोच टू रेगुलेटिंग एआई इन इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज्यादा इमर्ज हो रही है, ठीक है। आप लोग भी यूज करते हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, हम जेमिनाई यूज कर रहे हैं, ओके। तो लेकिन इसको रेगुलेट कैसे करना है? ओके, सो इट इज टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या इश्यूज है, क्या इंडिया के पास प्रॉपर पॉलिसी है, ग्लोबली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दे आर टेकिंग एंड हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दैम, ओके। सो दिस इज व्हाट द एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट, ओके। इसमें अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई एआई होता क्या है। सबसे पहले तो हमें एआई की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, देन ठीक है इसमें चैलेंजेस की बात की हुई है, बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज टेल यू टू इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेट डायमेंशन इन योर आंसर्स। तो यहाँ पे भी मैंने बताया ऑल्टरनेट डायमेंशन, दैट इज कि एआई के कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, ये हमको देखना है यहाँ पर। चलो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज रिटन बाय अ सीनियर रिसर्च फेलो वर्ल्ड प्रिवेसी फोरम में, ठीक है। चलो
Discuss the need for a comprehensive regulatory framework for AI in India. Substantiate with examples, benefits and challenges. Examine the initiatives. ठीक है, ये आपका ओवरलैप करता है विद जीएस पेपर 2 and 3. जो ऊपर वाला क्वेश्चन था दैट ऑल्सो ओवरलैप्स विद योर जीएस पेपर 3. ठीक है, चलो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन सच एज लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन्स. जैसे कि चैट जीपीटी कर लेता है, हम उसको बोलते हैं टेल दिस टेल दैट, तो ये पहले ह्यूमंस कर पाते थे बट अब मशीन भी कर रहे हैं. सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो एग्रीकल्चर में जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, हेल्थ केयर में अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, एजुकेशन में भी है पर्सनलाइज लर्निंग, फाइनेंस में हम यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट. नाउ इसमें मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क लेकर आई हूं. इन सब पॉइंट्स को यू विल सब्सटैंशिएट विद एग्जांपल्स. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिखो कि लाइक एग्रीकल्चर के लिए हम कौन सा एआई टूल यूज कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. मैं इतनी मेहनत करके आ रही हूँ तो तुम लोग भी कुछ करो. चलो, चैलेंजेस क्या क्या है? ठीक है, तो कुछ रेड फ्लैग्स आए हैं इसके, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ नहीं है. ठीक है, इंडिया लैक्स एन ऑफिशियली एंडोर्स नेशनल एआई स्ट्रैटेजी. नीति आयोग की 2018 जो स्ट्रैटेजी है वो नॉन बाइंडिंग है और सिर्फ एडवाइजरी है. तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई लॉ नहीं है, कैसे रेगुलेट करेंगे इसको हम. फिर एथिकल एंड गवर्नेंस डेफिसिट है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एआई ऑडिट फ्रेमवर्क नहीं है. ठीक है, जैसे कि एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन लेड टू वायलेंस एंड सोशल अनरेस्ट ऑन इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, अगेन इट इज लाइक कि क्योंकि एआई एक इमर्जिंग डोमेन है, अभी हमें नहीं पता है कि इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, हाउ टू डील विद इट. ठीक है, तो अगेन डिपार्टमेंट्स में तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिविक पार्टिसिपेशन नहीं है, लोगों को भी अभी नहीं पता है, काफी लोगों को अभी चैट जीपीटी पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है. लाइक आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम. ठीक है, एंड अ फ्यू वीक्स अगो. ठीक है, तो आई मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे डाला था एंड दैट कैप्शन आई जनरेटेड थ्रू एआई. तो पता नहीं मेरी बहन उसका कुछ मजाक उड़ा रही थी, तो मैंने बोला कि वो मैंने नहीं बनाया, वो चैट जीपीटी ने बनाया है. तो माय मॉम आस्क्ड व्हाट इज चैट जीपीटी. ठीक है, तो शी इज एन एजुकेटेड पर्सन बट उनको भी अभी आज की डेट में नहीं पता है, तो इतना लोगों का पार्टिसिपेशन भी नहीं है. देन ओवर रिलायंस ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप. ठीक है, अभी सब आइसोलेटेड ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट्स है, कोई इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी विजन नहीं है. अगर हम वर्ल्ड में देखें तो जैसे यूरोपियन यूनियन के पास उनका जीडीपीआर है, चाइना के पास भी जो कि काफी सेंट्रलाइज्ड है, चाइना का लॉ, यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच उन्होंने बना रखी है, डिफरेंट रूल्स डिफरेंट सेक्टर्स के लिए. ठीक है, तो इनसे हम सीखकर, कुछ इंडिया भी इनसे सीखकर अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकता है फॉर रेगुलेटिंग एआई. तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि इस एडिटोरियल में बार बार यही बात हो रही है कि हम एआई को रेगुलेट कैसे करेंगे. इंडिया की करंट अप्रोच क्या है? अभी हम मेनली इस पे फोकस कर रहे हैं कि एआई को यूज कैसे करें. वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन हाउ टू रेगुलेट इट. ठीक है, ये तो अभी हमारे दिमाग में है ही नहीं. कोई क्लियर विजन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप नहीं है. ओके, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स आर बीइंग ड्राफ्टेड बाय एडवाइजरी ग्रुप्स बट इट इज अनक्लियर कि कैसे अडॉप्ट होंगे. सिटीजन एंगेजमेंट नहीं है, एजुकेशन. नाउ स्टिल कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई 2018. ठीक है, जो 5 सेक्टर्स को देख रहा है अभी, लेकिन इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है. ओके, ठीक है. फिर हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जीडीपीआर से अलाइन करता है, सिटीजन डेटा राइट्स और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर. इंडिया एआई मिशन, ये पाइपलाइन में है. रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ है हमारे पास, जिसमें हम स्कूल स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई. ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई जो कि नीति ने बनाया है. देन वे फॉरवर्ड, ऑब्वियसली मैं हमेशा ये मैं हर सेशन में आप लोगों को बताती हूँ, चैलेंजेस का ऑपोजिट वे फॉरवर्ड. रोड मैप नहीं है, रोड मैप बना लो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, कर लो. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो. इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करो. ओके, फिर एक रेगुलेटरी मॉडल बना सकते हैं हम बाय लर्निंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, चाइना, यूएस एक्सेट्रा. फिर मैंने बताया सिविक पार्टिसिपेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कैसे करने, तो उसके लिए अवेयरनेस रखो आप. ठीक है, सबको इन्वॉल्व करो. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होने चाहिए, नेशनल पॉलिसी बना लो. नाउ AI offers India a path to leapfrog challenges in governance and service delivery. ठीक है, तो हमें इवॉल्व करना है AI फॉर अडॉप्शन टू AI विद अकाउंटेबिलिटी. इससे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इनोवेशन एथिक्स एंड डिजिटल जस्टिस. इसके लिए मैंने कुछ कोट्स दे दिए हैं, जैसे कि डेटा इज द न्यू ऑयल बट विदाउट रेगुलेशन इट कैन ऑल्सो बी द न्यू पॉइजन. AI विदाउट ओवरसाइट इज लाइक फायर विदाउट बाउंड्रीज. ठीक है, तो इस तरह के कोट्स वगैरह आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, विच कैन एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर आंसर्स. ठीक है, तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर मेंटोर इज हियर टू वर्क हार्ड फॉर यू. ठीक है, इसके लिए फिर एक माइंड मैप भी बना दिया है. ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जल्दी से रिवाइज कर सकते हो. मैं हमेशा बोलती हूँ वीकेंड में रिवीजन करना है, तो अगर इन एडिटोरियल्स को आपको रिवाइज करना है तो वीकेंड में इनका फटाफट बस ये 1 पेजर माइंड मैप हमने देख लिया. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. इट्स ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. इफ आपको बेनिफिट हो रहा है अगर इन वीडियो से, देन डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.